एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। नौलखा बिल्लू साईं के तकिए पर चबूतरे पर मौजूद था। वो शारिक को लेकर मजार के पीछे मकान में आ गया। शारिक ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा, क्या मामला है? क्या कहा था समीना ने? नौलखे ने कहा, समीना बीबी उस रात यहाँ से तो खैरियत से निकल गई थी, लेकिन वो एक और मसले में उलझ गई। नौलखे ने फिर उसे पूरी बात बता दी। शारिक ने पूछा, यूसुफ कौन है? उसका चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख हो गया। नौलखे ने खिड़की से इशारा किया, बोला, कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ पहला वर्कशॉप उसी का है। शारिक बोला, उस मोटर मैकेनिक की ये हिम्मत, मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। नौलखे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोला, गर्म जोशी से काम बिगड़ जाएगा शारिक बाबू, तसल्ली रखो, आज ही उससे निमट लेंगे। तुम आराम से बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ और उस मैकेनिक का मामला मुझ पर छोड़ दो। नौलखा कमरे से निकल गया। उसने एक मलंग को भेजकर होटल से चाय मंगवा ली और फिर उस मलंग को कुछ हिदायत देने लगा। मलंग कमरे से निकलकर कब्रों में चलता हुआ दीवार के करीब पहुंच गया और एक जगह छुपकर दीवार के दूसरी तरफ यूसुफ के वर्कशॉप की तरफ देखने लगा। वहां तारीकी होने की वजह से वो दूसरों की निगाहों से महफूज था। शारिक और नौलखा कमरे में बैठे बार बार खिड़की से उस तरफ देख रहे थे। 10 बजे के करीब वो मलंग दौड़ता हुआ खिड़की के करीब आ गया और अंदर झांकते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, तमाम वर्कशॉप बंद हो चुके हैं, यूसुफ के शागिर्द भी जा चुके हैं। वो अपनी दुकान के अंदर गया है, शायद कपड़े तब्दील कर रहा है, कुछ देर बाद वो भी चला जाएगा। नौलखे ने कहा, ठीक है, तुम तकिए पर जाओ। मलंग के जाते ही शारिक और नौलखा कमरे से निकल आए और दरख्तों के नीचे कब्रों में तेज तेज कदम उठाते हुए अकबी दीवार की तरफ चलने लगे। दीवार के करीब रुककर उन्होंने दूसरी तरफ झांका। तमाम वर्कशॉप्स बंद हो चुके थे। बिल्कुल आखिर में एक वर्कशॉप खुला हुआ था। वहां 2 आदमी बैठे काम कर रहे थे। उनके रुख दूसरी तरफ थे। यूसुफ के वर्कशॉप के सामने ही बत्ती चल रही थी। कुछ देर बाद ही बत्ती बुझ गई और यूसुफ दुकान से निकलकर दरवाजा बंद करने लगा। शारिक और नौलखे ने एक दूसरे की तरफ देखा और बड़ी आहिस्तगी से दीवार चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। फिर तेज तेज कदम उठाते हुए यूसुफ के करीब पहुंच गए, जो उस वक्त दरवाजे को ताला लगा रहा था। यूसुफ ताला लगाकर जैसे ही मुड़ा, उन दोनों को देखकर चौंक गया। तारीकी की वजह से पहले तो वो उन दोनों की शक्लें नहीं देख सका, फिर नौलखे को उसने पहचान लिया। वो बोला, नौलखा उस्ताद, खैर तो है? नौलखे ने कहा, हाँ खैर ही है, तुमसे जरा 2 बातें करनी है। उसके साथ ही उसने जेब से कमानीदार चाकू निकाल लिया। बटन दबाते ही खट से चाकू का फल बाहर आ गया। यूसुफ हकला कर रह गया, क्या बात है नौलखा उस्ताद, ये चाकू? चाकू देखकर उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। नौलखे ने चाकू उसके चेहरे के सामने लहराया, बोला, तुम तो बड़े बुज़दिल निकले, चाकू देखकर डर गए हो, हालांकि ब्लैकमेलर तो बड़े जिगर वाले होते हैं। यूसुफ खौफ से कांपने लगा, बोला, मैंने क्या किया है नौलखा उस्ताद? नौलखा बोला, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता था और तुम ब्लैकमेलर निकले। अपनी बहन की उस्तानी को ब्लैकमेल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बेगैरता? उससे 5000 रुपए भी ले आए हो और कोई और धमकी भी दी थी तुमने उसे। आओ ना जरा हमारे साथ। यूसुफ थर थर कांपने लगा, बोला, गलती हो गई नौलखे उस्ताद, मैं रकम वापस कर देता हूँ। शारिक ने उसे गर्दन से दबोच लिया। शारिक गुर्राया, अगर तेरे मुंह से कोई आवाज निकली तो जिंदा नहीं बचोगे। वो दोनों यूसुफ को लेकर वहां खड़ी हुई एक ऐसी बस में घुस गए जिसका इंजन मुरम्मत के लिए निकाला हुआ था। उस तरफ भी अंधेरा ही था। चंद गज के फासले पर लारी अड्डे में मछली मार्केट का समंजर था। उस तरफ सैकड़ों लोग जमा थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि तारीकी में खड़ी हुई एक जेरे मुरम्मत बस में क्या हो रहा है। शारिक ने यूसुफ को धक्का देकर एक सीट पर बिठा दिया और उसके साथ ही एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। यूसुफ के मुंह से कराह निकली। उसका सर सीट की पुश्त से टकरा गया। वो घिघिया रहा था, हाथ जोड़कर बार बार माफी मांग रहा था। शारिक गुर्राया, आवाज ना निकले तुम्हारे मुंह से, गला घोंट दूंगा। नौलखे ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, ओए बगैरता, हम गुंडे बदमाश हैं, हिरोइन और चरस बेचते हैं, लोग हमारे नाम पर थूकते हैं, शरीफ लोग हमारे साए से भी दूर भागते हैं, लेकिन हमारी गैरत अभी मरी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े घरानों की औरतें भी आती हैं नशा लेने के लिए, लेकिन हमने कभी किसी औरत की तरफ मैली आंख से नहीं देखा। औरत को तो हम अपनी इज्जत समझते हैं, चाहे वो हमारे घर की हो या किसी और के घर की। मगर तू तो बहुत ही बेगैरत निकला। उसी औरत को ब्लैकमेल करने लगा जो तेरी बहन को तालीम दे रही है।
तूने ये नहीं सोचा कि वो यहाँ किस तरह आई होगी? यहाँ से निकलते देख कर तुमने उसे आवारा और बदचलन समझ लिया। तुझे तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। यूसुफ गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो नौलखा उस्ताद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। नौलखे ने कहा, तुम जैसे बेगैरत और बेज़मीर को अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उसने फिर शारिक को इशारा किया। शारिक ने पिछली सीट पर बैठकर यूसुफ को सर के बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। दूसरे हाथ से उसने यूसुफ के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर जकड़ लिए। यूसुफ की आंखों में बेपनाह खौफ था। नौलखे ने आगे बढ़कर अचानक तेज धार चाकू उसके गले पर फेर दिया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। अगर वो ऐसा न करता तो उसके मुंह से निकलने वाली भयानक चीख लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। नौलखे ने 2-3 झटके देकर चाकू खींच लिया। यूसुफ की कटी हुई शहरक से खून का फव्वारा निकल रहा था। वो बुरी तरह तड़प रहा था। शारिक ने कुछ देर तक एक हाथ से उसके बाल जकड़े रखे और दूसरे हाथ से मुंह दबाए रखा। फिर उसने दोनों हाथ हटा लिए। यूसुफ दोनों सीटों के दरमियान माही बेआब की तरह तड़प रहा था। उसके कटे हुए नरखरे से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। नौलखा बोला, चल शारिक बाबू, सुबह लोगों को इसका पता चल जाएगा। नौलखे ने एक सीट के कुशन से चाकू साफ किया और वो दोनों बस से उतर गए। उन्होंने इधर उधर देखा। उस तरफ अब भी सन्नाटा था। वो दोनों दीवार फांद कर कब्रिस्तान में आ गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने अपने आप का जायजा लिया। नौलखे के कुर्ते पर खून का एक धब्बा लगा था और शारिक के हाथ खून आलूद थे। सहन में हैंडपंप पर उन्होंने हाथ धोए। नौलखे ने कुर्ते का दामन और चाकू भी धो लिया। शारिक ने पूछा, क्या आज की रात तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब होगा? नौलखे ने कहा, नहीं शारिक बाबू, सुबह जब इस लाश का पता चलेगा तो पुलिस सबसे पहले हमारी तरफ ही आएगी। 1-2 दिन मुझे यहाँ से गायब रहना पड़ेगा। शारिक ने कहा, मेरे साथ चलो, 2-3 दिन वहीं गुजार लेना। नौलखे ने कहा, चलो तुम्हारे साथ ही चलते हैं। वो दोनों बाहर आ गए। नौलखे ने कमरे को ताला लगाया। तकिए पर आकर वो रुक गए। नौलखे ने चारों मलंगों को जमा कर लिया। बोला, तुम तीनों 2 दिन के लिए निशाताबाद वाले तकिए पर चले जाओ और तुम, उसने चौथे मलंग की तरफ इशारा किया, तुम यहीं रहोगे। मेरी बात गौर से सुनो। मैं कल मगरिब से पहले लाहौर चला गया था। मेरा कोई मिलने वाला यहाँ नहीं आया था और रात को लारी अड्डे में जो कुछ हुआ तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उस मलंग ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता नौलखा उस्ताद। नौलखा बोला, ठीक है, तुम तीनों फौरन यहाँ से चले जाओ। जब तक मेरा पैगाम न मिले वापस मत आना, समझ गए? आओ शारिक बाबू चलें, मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। वो दोनों कब्रिस्तान से निकलकर बंगलों के दरमियान वाली गली में घुस गए। वो लोग किसी रक्शे तांगे पर बैठने की बजाय पैदल ही चलते हुए तारिकाबाद पहुंच गए। नौलखे को कोठी पर छोड़ने के बाद शारिक एक होटल से खाना लेने के लिए चला गया। नौलखे को साथ ले जाना मुनासिब नहीं था। उस इलाके के कुछ लोग उसे यकीनन जानते होंगे, जबकि बिल्लू साईं के तकिए पर मलंग को हिदायत की गई थी कि अगर कोई नौलखे के बारे में पूछे तो यही बताया जाए कि वो लाहौर गया हुआ है। इस दौरान अगर किसी ने उसे देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। वो तकरीबन 1 घंटे बाद खाना लेकर वापस पहुंचा तो नौलखा ड्राइंग रूम में कालीन पर लेटा हुआ था। सोफे के एक कुशन को तकिए के तौर पर उसने सर के नीचे रखा हुआ था। शारिक को देखते ही वो उठकर बैठ गया। बोला, यार शारिक बाबू, ये कोठी तो तुमने खूब सजाई है। मैं चाहता हूं कि मैं भी यही रह जाऊं। शारिक बोला, तो रह जाओ, तुम्हें रोका किसने है? शारिक किचन में जाकर प्लेटें वगैरह ले आया और उनमें खाना निकालने लगा। नौलखा बोला, नहीं यार, अपनी औकात तो वही है, बान की खुरदरी चारपाई पर सोना और तंदूर पर बैठकर रोटी खाना। शारिक बोला, तुम्हारे पास पैसे की कमी तो नहीं है, अपनी रिहाइश के लिए कोई अच्छा सा मकान क्यों नहीं ले लेते? तंदूर पर बैठकर रोटी खाना और बान की खुरदरी चारपाई पर सोने को अपना मुकद्दर क्यों बना लिया है? खैर आओ बैठो, खाना शुरू करो, बातें तो होती रहेंगी। नौलखा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मेरा अपना मकान है तो वो मैंने अपनी बहन को दे दिया है। उसका बंदा पैसे के मामले में जरा कमजोर है, एक मिल में काम करता है, तनख्वाह में भला कहाँ गुजारा होता है, 4 बच्चे भी हैं। शारिक ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? नौलखा बोला, की थी, वो भगवान पहले बच्चे की पैदाइश के साथ ही फौत हो गई। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, बच्चा कहाँ है? नौलखे की आवाज भर्रा गई। बोला, 1 हफ्ते के बाद वो भी अपनी माँ के पास चला गया। कोई बच्चा भला अपनी माँ के बगैर रह सकता है? जिंदा होता तो आज 16 साल का होता। उन दोनों की कब्रें भी वही हैं जहां मैंने डेरा जमा रखा है। माहौल कुछ सोगवार सा हो गया था। शारिक ने खाने से हाथ रोक लिया। नौलखा उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने भी क्या ऊट पटांग बातें शुरू कर दी। खाना खाओ यार शारिक बाबू, ये दुख सुख तो जिंदगी के साथ लगे ही रहते हैं। इन दुखों को जान का रोग बना लिया जाए तो जिंदगी नहीं गुजरती। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहते हो तुम, इंसान को हालात के साथ समझौता करना ही पड़ता है। वैसे तुम ऐसे घिनौने कारोबार में कैसे आए? नौलखा बोला, बीवी और बच्चे की मौत के बाद गम भुलाने के लिए मैंने नशा शुरू कर दिया। चरस पीता था। उस खाना खराब ने थोड़े ही अरसे में मुझे निचोड़ कर रख दिया। कोई काम धंधा भी नहीं रहा।
जिस आदमी से मैं नशा खरीदता था उसने मुझे इस रास्ते पर लगा दिया। मैं इधर उधर घूम फिर कर चरस बेचता, कई मर्तबा पकड़ा गया, लेकिन मेरा उस्ताद हर मर्तबा मुझे छुड़ा लेता। लेकिन मुझे एक फायदा जरूर हुआ कि मैंने खुद नशा करना छोड़ दिया। फिर चरस की जगह हिरवन आ गई। मेरा उस्ताद मर गया, मैंने उसकी जगह ले ली। उस बिल्लू साईं के तकिए को मैंने अपना अड्डा बना लिया। इस काम में कंपटीशन बहुत है, हर शख्स दौलतमंद बनने के चक्कर में है। उस लारी अड्डे पर 10-12 आदमी ये धंधा कर रहे हैं, वो सब लोग सादिक से माल लेकर आते हैं। शारिक बोला, फिक्र मत करो, चंद रोज के बाद ये सब लोग तुमसे ही माल खरीदेंगे और तुम्हारे पास इतनी दौलत आएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। नौलखा बोला, मेरा तो इस काम से दिल ही टूट गया था यार, अब तुम आ गए हो तो देखो क्या बनता है। शारिक ने कहा, और हाँ ये तो बताओ कि समीना ने कुछ और भी कहा था। नौलखे ने कहा, मैंने उसे तुम्हारा टेलीफोन नंबर दे दिया था, उसने कहा था कि तुम उसके पीछे मत आना, वो खुद ही तुमसे फोन पर बात करेगी। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं उसके फोन का इंतजार करूंगा। खाने के बाद शारिक ने बर्तन उठाकर किचन में रख दिए और दोनों ड्राइंग रूम में देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर नौलखा तो वहीं कालीन पर लेट गया और शारिक उठकर अपने कमरे में आ गया। शारिक सुबह देर तक सोता रहा। जब वो उठकर कमरे से बाहर आया तो नौलखा ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं था। शारिक बरामदे में आ गया। नौलखा पाइप उठाए लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। उसने भी शारिक को देख लिया। नौलखे ने कहा, तुम सो रहे थे, मैंने सोचा इन पौधों की प्यास बुझा दी जाए। शारिक जवाब दिए बगैर वापस अंदर चला गया। पहले उसने ठंडे पानी से गुस्ल किया और फिर किचन में जाकर नाश्ता करने लगा। फिर उसने नौलखे को भी बुला लिया। नौलखे ने मेज पर अंडे, मक्खन, जाम और डबल रोटी वगैरह देखते हुए कहा, तुम तो 2-3 दिन में मेरी आदत बिगाड़ दोगे शारिक बाबू। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आदत इस तरह नहीं बिगड़ती। नाश्ते के बाद भी वो बातें करते रहे। शारिक ने अलमारी से ताश निकाल ली। वो ताश खेलने लगे। वक्त गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। तकरीबन 3 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी तो शारिक ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। उसके ख्याल में ये समीना की ही कॉल हो सकती थी। उसका ख्याल दुरुस्त निकला, वो समीना की ही कॉल थी। वो शारिक की आवाज सुनते ही बोली, ये तुमने क्या किया शारिक? शारिक बोला, तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख से देखी और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? समीना बोली, मैं फोन पर तफसील से बात नहीं कर सकती, कहाँ मिल सकते हो? शारिक बोला, रक्शे पर बैठकर तारिकाबाद आ जाओ, जहां से तारिकाबाद का पुल शुरू होता है तुम्हें वहीं सड़क पर खड़ा मिलूंगा। समीना ने कहा, ठीक है, मैं यहां से रवाना हो रही हूं, और उसने फोन बंद कर दिया। शारिक ने भी रिसीवर रख दिया और फिर 5 मिनट के बाद वो घर से निकलकर सड़क पर उस जगह आ गया जहां से पुल शुरू होता था। नीचे वाली सड़क पर एक कोठी की दीवार के साथ 3-4 ठेले खड़े थे। उनमें एक ठेला फलों का भी था। शारिक ठेले के करीब खड़े होकर कीनू खाने लगा। वो उस तरफ आने वाले हर रक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। कोई भी रक्षा वहां नहीं रुका था। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक रक्षा वहां आकर रुका। उसमें समीना बैठी हुई थी। शारिक ने कहा, रक्षा छोड़ दो, घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। शारिक ने जेब से पैसे निकालकर ड्राइवर को दिए। कुछ ही देर के बाद वो पैदल घर की तरफ जा रहे थे। कोठी तक पहुंचने में उन्हें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, नौलखा उन्हें देखते ही उठ गया। वो बारी बारी उनकी शक्लें देखते हुए बोली, ये तुम लोगों ने क्या किया? क्या तुम लोगों की नजरों में इंसानी जिंदगी की कोई कदर कीमत नहीं है? नौलखे ने कहा, बात ये है समीना बीबी, उस शख्स ने तुम्हारी तौहीन की थी और हम तुम्हारी तौहीन कैसे बर्दाश्त करते? समीना बोली, लेकिन इतनी सख्त सजा? शारिक बोला, अगर उसे ये सजा न दी जाती तो वो तुम्हारे लिए मुस्तकिल तौर पर अजाब बना रहता, तुम्हारा जीना हराम कर देता। समीना ने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। बोली, ये क्या हो रहा है? मैं जितना बचना चाहती हूँ उतना ही इस दलदल में धंसती जा रही हूँ। काश तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते। शारिक बोला, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अब उस मकान में नहीं रहोगी। समीना बोली, लेकिन? शारिक ने उसकी बात काट दी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये कोठी मैंने तुम्हारे लिए किराए पर ली है। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। तुम 1-2 दिन में यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे यहाँ आ जाने के बाद मैं लाहौर चला जाऊंगा। समीना ने उसे घूरा। बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, देखो समीना, अगर तुम्हें इन तमाम झंझटों से बचना है तो मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दूंगा और कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। समीना बोली, मुझे सोचना पड़ेगा। शारिक ने कहा, ठीक है, 1-2 दिन में फैसला कर लो। आओ मैं तुम्हें कोठी दिखाऊं। नौलखा तो वहीं बैठा रहा और शारिक समीना को लेकर कोठी में घुमाने लगा। आखिर में वो उस बेडरूम में आ गए जो उसने समीना के लिए आरास्ता किया था। शारिक ने कहा, ये तुम्हारा बेडरूम है। समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, मेरा? शारिक ने उसके कंधों पर हाथ रख दिए। बोला, हाँ समीना, ये तुम्हारा बेडरूम है। समीना ड्रेसिंग टेबल के आईने में शारिक को अपनी पुश्त पर खड़ा देख रही थी। शारिक के हाथों के लम्स ने उसके पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ा दी। उस पर बेखुदी सी तारी होने लगी और वो शारिक के बारे में सब कुछ भूल गई।
वो भूल गई कि ये वही शारिक है जिसने उसकी पुरसुकून जिंदगी में एक तूफान सा उठा दिया था। उसे कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लोगों की नजरों में उसके लिए बड़ा एहतराम था, लेकिन अब वही लोग उसे मशकूक नजरों से देखने लगे थे। एक मामूली मोटर मैकेनिक उसे बदकिरदार और आवारा करार देकर उसे ब्लैकमेल करने आया था, और यह सब कुछ शारिक की वजह से हुआ था। अगर ये शारिक उसकी जिंदगी में ना आया होता तो वो मोटर मैकेनिक उससे बात करते हुए नजरें उठाने की जुर्रत भी ना करता, मगर वो तो बहती गंगा में हाथ धोने आया था। शारिक उसे मुसलसल तबाही के रास्ते पर धकेल रहा था। उसने ये भी फरामोश कर दिया था कि कल रात उसने एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया था, और शायद वो रात को भी सुकून और इत्मीनान की नींद सोया होगा। उसे एक लम्हे को भी ये एहसास नहीं हुआ होगा कि उसने किसी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। समीना बेखुदी किसी कैफियत में खड़ी सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने में देख रही थी। शारिक उसकी पुश्त पर खड़ा था और उसके दोनों हाथ समीना के कंधों पर थे, लेकिन दफतन खांसने की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। शारिक उसे छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। समीना भी संभल गई। उसी लम्हे नौलखा खांसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। नौलखे ने दरवाजे के करीब ही रुककर बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आओ शारिक बाबू, मैंने चाय बना ली है। समीना का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे कोई जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। शारिक ने हैरत से नौलखे की तरफ देखा, बोला, चाय? तुमने चाय बनाई है? नौलखे ने उसे घूरा, बोला, तो क्या तुम समझते हो कि मैं चाय नहीं बना सकता? आकर देखो तो सही, ऐसी चाय तो तुमने अपनी पूरी हयाती में नहीं पियोगी। समीना बीबी भी क्या याद करेगी, कभी नौलखे के हाथ की बनी हुई चाय भी थी। वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए। सेंट्रल टेबल पर चाय के कप रखे हुए थे। शारिक ने एक कप उठा लिया। पहला घूंट भरते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। चाय वाकई बेहद खुश जायका थी, इलायची की महक थी। शारिक ने नौलखे की तरफ देखते हुए कहा, मान गए उस्ताद, चाय तो वाकई बड़ी शानदार है। नौलखे ने उसे घूरा, बोला, क्या तुम मुझे निकम्मा आदमी समझते हो? जरूरत पड़ने पर मैं रोटी भी पका सकता हूँ और बर्तन भी मान सकता हूँ। शारिक बोला, अच्छा हुआ तुम्हारी इन सिफात का भी पता चल गया। वो तीनों चाय पीते हुए इसी किस्म की बातें करते रहे। उन दोनों की बातों से अंदाजा होता था कि उन्हें गुज़श्ता रात के वाक़े की संगीनी का कतन एहसास नहीं था। बिलाखिर समीना ने असल मौजू पर आते हुए कहा, कल रात तुम लोगों ने बड़े जालिमाना रवैये का मुजाहरा किया है। उस मैकेनिक ने मुझे परेशान जरूर किया था। मैंने तुम लोगों से उसकी शिकायत इसलिए की थी कि उसे थोड़ी बहुत सजा दे दी जाती, उसके बाद वो इस किस्म की कोई हरकत करने की जुर्रत न करता। नौलखे ने कहा, यह तुम्हारी खुशफहमी है समीना बीबी। हम उसे मार पीट कर छोड़ देते तो वो तुम्हारा जीना अजीरन कर देता। तुम इस किस्म के लोगों को नहीं जानती। ये लोग तो किसी जुर्म की सजा मिलने पर तायब होने की बजाय और फैल जाते हैं। लॉरी अड्डे के ये सारे मोटर मैकेनिक और बसों के हॉकर वगैरह जो ड्रामे करते रहते हैं, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग लॉरी अड्डे पर आने वाली मासूम और सादा लौह औरतों को वरगला कर उन्हें बेआबरू करके छोड़ देते हैं। अभी 6-7 महीने पहले सरगोदा से आने वाली एक औरत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उस औरत के साथ 8 साल का बच्चा भी था। उन्हें झंग जाना था। वो औरत बेचारी सरगोदा के किसी गांव की रहने वाली थी। वो रात 10 बजे यहाँ पहुंची। एक हॉकर से उसने झंग जाने वाली बस के बारे में पूछा तो वो धोखे से उसे यूसुफ के वर्कशॉप में ले आया। वो तो उस बच्चे ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। इस तरह लोगों को पता चल गया और उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उस मैकेनिक की रात थाने में गुजरी थी। सुबह 2000 रुपए देकर छूटा था। ये तो अच्छा हुआ समीना बीबी कि कल तुमने मुझे बता दिया, वरना वो शैतान तो तुम्हारा जीना हराम कर देता। समीना बोली, लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? नौलखे ने उसकी बात काटी, बोला, पुलिस को कैसे पता चलेगा? ये काम हमने बड़ी राजदारी से किया है और बिलफर्ज पुलिस को पता चल भी गया तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा ना। तुम दोनों पर तो कोई हर्फ नहीं आएगा। समीना खामोश रही। तकरीबन 5 बजे जब वो जाने लगी तो शारिक ने डुप्लीकेट चाबियों का गुच्छा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं कल रात को लाहौर चला जाऊंगा, शायद 1 हफ्ते के बाद वापस आऊं। उससे पहले अगर तुम वो मकान छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। ये कोठी मैंने तुम्हारे ही नाम से किराए पर ली है और 1 साल का किराया एडवांस दे चुका हूँ। इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। समीना बोली, तुम मुझे यहाँ मुंतकिल होने पर मजबूर न करो शारिक। मैं एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती हूँ और बाइज्जत पेशे से वाबस्ता हूँ। अब तक जो कुछ हो चुका है उसे लोग शायद किसी किस्म की गलत फहमी समझ कर भूल जाएं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं। अलग रहते हुए तो किसी नागहानी सूरत हाल में अपना दिफा कर सकती हूँ, लेकिन साथ रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तुम अपने बारे में भी खूब अच्छी तरह जानते हो। तुम पुलिस को मतलूब हो। पुलिस ने कभी तुम्हारा सुराग लगा लिया तो मुझे भी शरीक जुर्म करार देकर पकड़ लिया जाएगा। उस वक्त ना तुम मुझसे कोई लाताल्लुकी साबित कर सकोगे और न मैं। हालात का तकाजा यही है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। शारिक बोला, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और इस बात का तुम इत्मीनान रखो। मेरे ताक़ुब में पुलिस कभी इस कोठी तक नहीं पहुंच सकेगी। और फिर नौलखे को तो तुमने देख लिया है।
ये इस किस्म का आदमी है कि अदालत में भी अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकता है। इसकी वफादारी का मुजाहिरा तुम देख चुकी हो। एक आदमी ने मेरी आंख से तुम्हारी तरफ देखा और इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम यहाँ रहोगी तो ये तुम्हारी हिफाजत भी बेहतर तौर पर करेगा और मुझे भी इत्मीनान रहेगा। समीना बोली, क्या ये यहीं रहेगा? शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, इसके पास बहुत से जराए हैं, ये इस कोठी पर कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे हालात से बाखबर रहेगा। बिलाखिर समीना ने नीम रजामंदी का इजहार किया। बोली, मैं सोचूंगी। शारिक बोला, सोचने में वक्त जाया मत करो, 2-4 दिन में यहाँ आ जाओ। समीना ने मजीद कुछ कहे बगैर उससे चाबियों का गुच्छा ले लिया। जब वो ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आए तो नौलखा लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। समीना उसकी तरफ देखती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। शारिक उसके साथ गेट से बाहर नहीं निकला। समीना के जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया और लॉन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी।